हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज एकेडमी में। तो आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 लिक्विडेशन ऑफ कंपनी देखने वाले हैं। तो ये हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका, और हम स्टेटमेंट देखेंगे, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ये देखेंगे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, हमारा सम जो है वो सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो हमारा कॉरपोरेट अकाउंट का सिलेबस हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, इस पीडीएफ में ना आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है बीकॉम सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट सिलेबस। तो जैसे कि आपका सिलेबस है, बीए का सिलेबस इसमें है। उसके बाद एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 3 यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का है। उसके बाद कॉरपोरेट अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक आपका जो क्रेडिट 4 वाला है उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद इंग्लिश का इकोनॉमिक्स क्रेडिट 2 वाला है, उसका सिलेबस दिया गया है। उसके बाद बीकेएस यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा, उसका भी सिलेबस इस पीडीएफ में है। और ये पीडीएफ मैंने आपको पहले से शेयर कर दिया है, यानी कि थिंकवाइज एकेडमी के हमारे व्हाट्सएप चैनल में पहले से मैंने ये शेयर कर दिया है। अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर सबसे पहले थिंकवाइज एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको अपने सेमेस्टर से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले मिलेंगे, तो उसे फॉलो कर लो। और इस पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम आगे देखते हैं हमारे सिलेबस में। तो हमारा कॉरपोरेट अकाउंट का सिलेबस है, उसमें फर्स्ट जो आपका यूनिट है ना, वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हमारा पूरा थियरी वाला यूनिट होने वाला है, और इसका वेटेज 10% है। इसमें 6 पॉइंट आएंगे, तो वो एकदम थियरी बेस्ड है, वो हम किसी और दिन इसे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसका भी। लेकिन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जो कि प्रैक्टिकल सम्स आएंगे इसमें। और उसके बाद थर्ड यूनिट अमालगमेशन, ये भी आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, और इसका भी वेटेज 30% है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है एब्जॉर्प्शन, ये भी हमारा होने वाला है 30% का, यानी कि प्रैक्टिकल सम्स यहाँ पर आएंगे। तो ये हमारा सिलेबस है। तो अभी हम जानते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो देखो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब क्या, अगर कोई कंपनी ना बार बार लॉस में जा रही हो, या फिर किसी और रीज़न की वजह से कंपनी को बंद करना पड़ा, तो वो जो बंद करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लिक्विडेशन। इस प्रोसेस को हम लिक्विडेशन बोलेंगे। तो लिक्विडेशन ना 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है कि वॉलेंटरी लिक्विडेशन, यानी कि कंपनी खुद से लिक्विडेशन हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉलेंटरी लिक्विडेशन। और उसके बाद होता है सेकंड, कंपलसरी लिक्विडेशन, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू आता है, लीगल नोटिस आता है कि आप कंपनी को बंद कर दो क्योंकि आपका कंपनी लीगल नहीं है, तो वो होता है कंपलसरी लिक्विडेशन। तो हमारे सिलेबस में तो क्या है कि वॉलेंटरी लिक्विडेशन ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें कंपनी को बंद करना है, लेकिन आप समझो कि आपका कोई बिजनेस है और आप उसे बंद करोगे, तो कैसे बंद करोगे, ताला मार दोगे बस ऐसे बंद हो गया? ऐसे नहीं होता। क्योंकि देखो, आपने जो आपका बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप कैसे स्टार्ट करते हो, कहीं से आपने लोन लिया, और कुछ लोगों को आपने ना जॉब दिया, काम पे रखा, तो उन लोगों की सैलरी आपको देना होगा, वो लोन आपको पे करना होगा। तो ये सब पे करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जितने भी असेट है ना, उसे आप सोल्ड करोगे, सेल करोगे। उसके बाद वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा उससे आप अपना पेमेंट करोगे, यानी कि लोन का पेमेंट करोगे, और जिन लोगों की सैलरी देना बाकी था उससे आप सैलरी दोगे। तो इस तरीके से करोगे आप। उसके बाद जो कुछ भी बचा पेमेंट, यानी कि जो कुछ भी अमाउंट आपका बचा, वो आप खुद रखोगे, क्योंकि आप उसके मालिक हो, उस बिजनेस के मालिक आप हो, तो आप वो रखोगे। अगर नुकसान हुआ तो वो भी आपको ही भरना पड़ेगा, आपको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कुछ भी नहीं बचा आपके पास, यानी कि इक्वल हो गया, जितना आपका रेवेन्यू आया था सेल करने के बाद असेट्स, और जितना आपने पेमेंट किया इक्वल हो गया, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से होता है। तो कंपनी में भी यही होगा, आपके जितने भी असेट हैं वो आप सेल करोगे, उसके बाद वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा वो आप पेमेंट करोगे। उसके बाद जो कुछ भी बचा, तो कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो कुछ भी अमाउंट बचा तो वो आप शेयर होल्डर को वापस कर दोगे, या फिर
कुछ भी नहीं बचा तो शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर लॉस हुआ तो वो भी आपको इक्विटी शेयर होल्डर से रिकवर करना होगा, उनसे मंगवाना होगा पैसा आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी लिक्विडेशन का प्रोसेस होगा तो वो प्रोसेस कौन करेगा, उसके लिए ना क्या होता है, देखो जैसे कि आपने ना किसी एम्प्लॉय को ये काम दे दिया कि तू लिक्विडेशन कर दे, तो वो क्या करेगा, वो अपना फ़ायदा देखेगा, पहले अपना पेमेंट वो कर लेगा, उसके बाद मतलब वो कंपनी का लॉस कर देगा, ऐसा होगा। और अगर कंपनी लिक्विडेशन कर रही है, यानी कि कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट में है वो लोग इसका लिक्विडेशन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना फ़ायदा देखेंगे। तो यहाँ पर या फिर कंपनी का फ़ायदा होगा या फिर वो जो हम एम्प्लॉय को दे देंगे तो एम्प्लॉय का फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लिक्विडेशन के लिए हमें लीगली किसी को अपॉइंट करना होता है, हायर करना होता है, जिसे हम लिक्विडेटर बोलते हैं। तो बस वो लिक्विडेटर क्या करेगा, सोल्ड करेगा असेट और पेमेंट करेगा। उसके बाद जो कुछ भी बचेगा तो उसमें से कुछ कमीशन वो रखेगा और बाकी का इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो लिक्विडेटर का जो स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पर बनाना है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया लिक्विडेशन का। तो देखो इस वीडियो में ना हम फॉर्मेट और परफॉर्मा ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट देखने वाले हैं। उसके बाद उसमें जो दो साइड आते हैं ना, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड, तो उसके अंदर कौन से पर्टिकुलर आते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर से हम सम स्टार्ट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में से होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेल्फ एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो आपको खुद से सॉल्व करना है, ऐसा होगा। यानी कि वो आपका असाइनमेंट हो जाएगा एक तरीके से। तो इस तरीके से होगा। तो हम आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट देखते हैं, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो यहाँ पर देखो हमारा जो डेबिट साइड है वो रिसिप्ट होगा और जो हमारा क्रेडिट साइड है वहाँ पर पेमेंट्स आएंगे, वो पेमेंट साइड होगा हमारा। तो रिसिप्ट साइड में मेनली ना 3 पॉइंट्स आते हैं। एक आ जाएगा कैश एंड बैंक, दूसरा सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स एंड थर्ड है असेट रियलाइज्ड। ये 3 पॉइंट्स मेनली आते हैं और कभी कभी फोर्थ पॉइंट भी आता है, तो वो हम एग्जाम्पल जब करेंगे तब देखेंगे। तो मेनली ये 3 आता है, तो ये 3 आपने देख लिया स्टेटमेंट में। उसके बाद देखो पेमेंट साइड में देखते हैं। पेमेंट साइड में ना ये जितने भी हैं 7 यहाँ पर आपको मिलेंगे पेमेंट्स, ये सातों के साथ जो है वो लाइन टू लाइन ही होने चाहिए। एक भी अगर आगे पीछे हुआ, जैसे कि आपने थर्ड जो है, थर्ड में प्रेफरेंशियल क्रेडिट के जगह आपने क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज लिख दिया और फोर्थ में आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख दिया, यानी कि आगे पीछे कर दिया, तो उसके बाद से आपका पूरा सम जितना भी आपने सही कैलकुलेट किया होगा फिर भी वो गलत ही माना जाएगा, वहाँ से आपका सारे मार्क्स कट हो जाएंगे, ऐसा होगा। तो आपको लाइन टू लाइन ही आपको याद रखना है। तो देखो फर्स्ट आता है हमारा सिक्योर क्रेडिटर और दूसरा है लिक्विडेशन एक्सपेंस, उसके अंदर ही आ जाता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, और थर्ड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फोर्थ है क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, और फिफ्थ है अनसिक्योर क्रेडिटर, और सिक्स है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और 7 है इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरीके से आपको लाइन टू लाइन याद रखना है। इसे आपको इस तरीके से याद करना है कि नींद में आप हो फिर भी तब आपको कोई पूछे तब भी आपको ये याद होना चाहिए, लाइन टू लाइन, 1 से लेकर 7 तक लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। इस तरीके से परफेक्ट कर लो, नहीं तो आपको क्या होगा कि 14 मार्क्स आना आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका सारा कैलकुलेशन सही होगा लेकिन आपने एक आगे पीछे कर दिया तो वहाँ से आपका पूरा एग्जाम्पल जितना भी आपने कैलकुलेट किया, यानी कि फोर्थ पॉइंट से लेके यहाँ तक सब आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए आपको लाइन टू लाइन ही याद करना है। तो देखो अब उसके अंदर क्या आता है वो हम देख लेते हैं। तो रिसिप्ट साइड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैश एंड बैंक, तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी कैश और बैंक बैलेंस अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि लिक्विडेशन हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले कंपनी के पास जितने भी हमारे कैश और बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि लिक्विडेशन होने से पहले कंपनी के पास अगर 20,000 कैश अवेलेबल है तो 20,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से होगा। उसके बाद हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स। तो इसे समझने के लिए हमें सिक्योर क्रेडिटर इस पॉइंट को समझना होगा, तो अभी हम इसे रहने देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं
असेट रियलाइज्ड मीन्स द कैश और वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम सेलिंग और लिक्विडेटिंग असेट्स, यानी कि असेट हम जो सेल करेंगे उससे जो भी रेवेन्यू हमारा आएगा वो हम असेट रियलाइज्ड में लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में फर्स्ट पेमेंट होगा सिक्योर क्रेडिटर। इसमें दो तरीके के आते हैं। तो देखो, एनी लोन, आपने कोई भी लोन लिया है, या फिर शॉर्ट टर्म लोन लिया या फिर लॉन्ग टर्म लोन लिया है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लिया है, तो वो हो जाएगा हमारा सिक्योर क्रेडिटर। बट वो तभी सिक्योर क्रेडिटर माना जाएगा जब वो सिक्योर्ड बाय हमारा एनी एसेट के थ्रू सिक्योर होगा, तभी वो माना जाएगा सिक्योर क्रेडिटर। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको अगर आपको लोन चाहिए 10 लाख का, तो आपको क्या करोगे, आप बैंक के पास जाओगे, 10 लाख का आपको लोन चाहिए, फॉर्म भरोगे, लेकिन आपको बैंक बोलेगा कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, उसके लिए आपको जामीनगिरी रखना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक को दे देते हो, आप अपने घर के कागज़ बैंक को दे देते हो। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो अब सिक्योर हो गया। अगर आप पैसे नहीं दे पाए, कंपनी आपका बंद होने वाला है, तो अभी आप पैसे नहीं दे पाओगे, तो वो क्या करेगा कि आपका जो घर है उसे बेच देगा। उसके बाद वहाँ से अपना पैसा रिकवर कर लेगा, यानी कि वो सिक्योर है, उससे उसका पैसा मिल जाएगा। आपका कंपनी बंद हो, जो भी हो, उसे उसका पैसा मिल जाएगा। आपने जो सिक्योरिटी दिया है वो उसे सेल करके अपना पैसा ले लेगा, तो वो सिक्योर क्रेडिटर हो गया। तो वो यहाँ पर आएगा। तो अभी आप देखो कि वो जो आपने सिक्योरिटी उसे दिया है ना, वो सिक्योरिटी जो है वो आपका 10 लाख का आया समझो, और आपने उससे लोन लिया था 8 लाख का। आपने 8 लाख का लोन लिया था, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कंपनी आपका बंद होने वाला है, तो वो क्या करेंगे कि आपका जो प्रॉपर्टी है 10 लाख का सिक्योरिटी है वो उसे सेल कर देंगे, और सेल करने के बाद उससे 10 लाख मिल जाएगा बैंक को। तो 10 लाख बैंक को मिल गया, लेकिन लोन था हमारा 8 लाख का, तो 8 लाख बैंक रख लेगा, और बाकी का जो 2 लाख रहेगा वो क्या होगा कि वो लिक्विडेटर को रिसीव हो जाएगा। तो वो यहाँ पर आएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स, वो यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड पॉइंट हो गया यहाँ का। और सिक्योर क्रेडिटर्स में ना दूसरा एक पॉइंट आता है एनी ड्यूज ऑफ वर्कर, यानी कि जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं हमारी कंपनी में, वो सभी वर्कर को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना होगा पेमेंट में। ये गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रेफरेंस दिया गया है, तो वो भी हमारे सिक्योर क्रेडिटर हैं, उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है, उन्हें पेमेंट करना होगा। तो अभी आपको ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लिक्विडेशन कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ लीगल चार्जेस आएंगे, लीगल फीस आएंगे, कोर्ट फीस आएगा, ये सब एग्जांपल भी यहाँ पर दिया गया है। तो वो जितने भी एक्सपेंसेस आए वो लिक्विडेशन एक्सपेंस के अंदर आएगा। तो देखो वहाँ पर ना एग्जांपल में आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा कि लीगल चार्ज ये है, कोर्ट फीस ये है, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि लिक्विडेशन करते वक्त इतने एक्सपेंसेस है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट दे दिया गया होगा, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस में वो अमाउंट हम लिख देंगे। और उसी के अंदर एक पॉइंट आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर हमारे लिए ये काम कर रहा है, तो वो क्या फ्री में काम करेगा? नहीं ना, वो पेमेंट अपना लेगा, पैसा लेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कमीशन लेता है, जिसे हम बोलेंगे रेम्यूनरेशन। यानी कि असेट उसने सेल किया तो उसके ऊपर कमीशन लेगा कि 5% असेट रियलाइज के ऊपर कमीशन लेगा। प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट किया तो उसके ऊपर वो और 2% लेगा, और अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट किया उसके ऊपर 2% लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन आएगा। उसके बाद आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या है? तो देखो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो कुछ और नहीं बल्कि अनसिक्योर क्रेडिटर है। तो अभी आप बोलोगे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर क्रेडिटर दो अलग अलग है। तो देखो, दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है, लेकिन इसे अलग अलग बनाया गया है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अनसिक्योर क्रेडिटर है, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है सिक्योर क्रेडिटर की तरह, तो दोनों ही अनसिक्योर हो गए। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ क्रेडिटर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, पेमेंट करने वक्त फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। तो जिन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस मिला वो हो गए हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और जिन्हें प्रेफरेंस नहीं मिला फर्स्ट पेमेंट का, वो बाकी के सब हो गए हमारे अनसिक्योर क्रेडिटर्स। जैसे कि अभी आप देखो एग्जांपल में आपको ऐसा दिया जाएगा कि लिक्विडेटर को आपको कमीशन देना है, लेकिन 2% आपको अनसिक्योर क्रेडिटर के ऊपर
कमीशन देना है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आप 2% दोगे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का भी 2% देना होगा और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी 2% देना होगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी एक टाइप का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही होता है। और प्रेफरेंशियल के अंदर 5 पॉइंट आते हैं, लेकिन उनमें से मोस्टली आपको फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट का जो पॉइंट है वो आता है, और बीच के 2 पॉइंट्स रेयरली आ सकते हैं। लेकिन हम सभी पॉइंट्स को समझेंगे कि क्या है वो। तो अभी देखो, फर्स्ट है अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को जो भी अमाउंट हमें पे करना होगा लास्ट 12 मंथ का, यानी कि करेंट ईयर का जितना भी हमें पेमेंट देना है, यानी कि ज़्यादातर टैक्स ही आता है, इनकम टैक्स। तो वो जो हमारा इनकम टैक्स है वो हमें गवर्नमेंट को देना होगा, वो करेंट ईयर का यानी कि लास्ट 12 मंथ का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा, और उससे पहले का अगर कुछ बाकी है तो हमारा अनसिक्योर में आ जाएगा, लेकिन करेंट ईयर का प्रेफरेंशियल में। उसके बाद सेकंड है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। देखो यहाँ पर एम्प्लॉय है, यानी कि एम्प्लॉय आया तो वो आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, और अगर वर्कर आया तो वो आ जाएगा हमारा सिक्योर क्रेडिटर में। देखो वर्कर क्या होता है कि वो फिजिकली वर्क कर रहे होते हैं, और हमारे एम्प्लॉयज़ या फिर क्लर्क आ गया तो वो क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं। फिजिकल वर्क उनका कम होता है, उनका मेंटली होता है, कंप्यूटर में होता है। तो वो हमारे जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएंगे, तो उनका सैलरी यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर एक है कि 4 मंथ सैलरी और उनका एक्चुअल जितना सैलरी है और 20,000, इनमें से जो भी लेस है, विच एवर इज़ लेस, वो हमें पेमेंट करना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। यानी कि 4 मंथ सैलरी उनका कम है हमारे एम्प्लॉय का, तो हम वो पे करेंगे। अगर एक्चुअल सैलरी कम है तो वो पे करेंगे, और अगर 20,000 जो है वो सबसे कम अमाउंट है तो वो हम पे करेंगे। यानी कि एक्चुअल सैलरी 20,000 से अप है तो हमें एक्चुअल सैलरी नहीं देना, 20,000 ही हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में देंगे, और बाकी का जो रहेगा वो हमारा अनसिक्योर में आ जाएगा। इस तरीके से है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो थर्ड पॉइंट है अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो किसी भी कंपनी में आप वर्क करोगे तो कंपनी के थ्रू आपको लीव दिया जाता है, हॉलीडे दिया जाता है। यानी कि 1 महीने में आपको कंपनी के तरफ से मान लो कि 4 छुट्टी दी गई है, यानी कि आप 4 छुट्टी करोगे, लीव लोगे, उसका भी पेमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि आपने 4 दिन काम नहीं किया फिर भी आपको उसका पेमेंट मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हो कि महीने में एक भी दिन आपने छुट्टी नहीं ली, आपने 30 दिन के 30 दिन आपने काम किया, तो उस 4 दिन का अलग से आपको पेमेंट मिलेगा। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि वो पेमेंट आपको करना है एम्प्लॉय का। और फोर्थ पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। तो देखो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस है ना, वो लास्ट 12 मंथ का जितना भी अमाउंट होगा वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी ना यहाँ पर इंश्योरेंस पे कर रही होती है। एक आता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, वो कंपनी पे करती है। उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी में से, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी में से वो कट करते हैं, और कुछ परसेंट कट होता है, वो परसेंट और कंपनी खुद के तरफ से कुछ परसेंट मिलाकर वो ऐसा इंश्योरेंस लेते हैं, ताकि क्या होगा उस इंश्योरेंस से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल वाला बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट मिलता है उनको। तो इस तरीके से कुछ बेनिफिट होते हैं, इसके लिए वो वहाँ पर पेमेंट करना होता है। तो उसका जो पेमेंट अगर बाकी होगा तो वो पेमेंट भी यहाँ पर देना होता है लास्ट 12 मंथ का। जो थर्ड एंड फोर्थ है ना, वो रेयरली आएगा, मतलब ये ज़्यादातर आपके सम में नहीं आने वाला है, रेयर केस में आ सकता है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आया, आपको दिखाई दिया कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, तो जितना भी अमाउंट होगा 12 मंथ का वो आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में दे देना, और यानी कि लास्ट 12 मंथ का, और बाकी का अनसिक्योर में दे देना। इतना सिंपल ही है। और अगर हॉलीडे रेम्यूनरेशन आया तो भी उसे आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ऐड कर देना, सिंपल ही है। और फिफ्थ पॉइंट है पीएफ, पेंशन एंड ग्रेजुएटी, यानी कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेजुएटी, वो भी हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। और उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट है क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, देखो डिबेंचर हमारा जो होगा वो डिबेंचर आएगा, और उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो बैलेंस शीट में दिया होगा वो लिखेंगे। उसके बाद देखो हमारा जैसे कि कंपनी बंद हुआ 31 मार्च 2025 को बंद हमने किया, लेकिन सारे पेमेंट्स होने में हमारा मान लो कि 2 महीने और लगे, यानी कि 31 मई हो गया 2025 का, 31 मई आ गया,
तो क्या होगा, 2 महीने का एडिशनल हमें इंटरेस्ट देना होगा डिबेंचर्स को, तो वो एडिशनल इंटरेस्ट हम काउंट करके उसे भी हम पेमेंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पेमेंट। उसके बाद फिफ्थ में आता है अनसिक्योर क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर देखियो अनसिक्योर क्रेडिटर में क्या आएगा, क्रेडिटर्स हु डू नॉट हैव एनी सिक्योरिटी, यानी कि जिनके पास कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये सब आ जाएंगे हमारे अनसिक्योर क्रेडिटर। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दिया गया है पेड आफ्टर ऑल सिक्योर्ड एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यानी कि सिक्योर क्रेडिटर और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट हमें करना है, यानी कि जो कुछ भी बाकी रहा बाकी का अनसिक्योर क्रेडिटर में आएगा, यानी कि जो सिक्योर में नहीं आया, प्रेफरेंशियल में नहीं आया, तो बाकी का जो भी बचा होगा हमारा क्रेडिटर्स वो आ जाएगा हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर में। इतना सिंपल है। उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि हमने सारे पेमेंट्स कर दिए, उसके बाद कुछ अमाउंट बचेगा तो वो आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। और अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट हमारा बचा तो वो आ जाएगा हमारे इक्विटी शेयर होल्डर में। अगर कुछ नहीं बचा तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, इफ़ देर इज़ नो सरप्लस दे रिसीव नथिंग, यहाँ पर कुछ सरप्लस आया तो वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे, क्योंकि वो मालिक है तो फ़ायदा हुआ तो उन्हें दे देंगे। और अगर कुछ भी नहीं बचा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मालिक है तो उन्हें ही नुकसान भुगतना होगा। कुछ भी नहीं बचा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमें सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को समझ लिया है हमने। तो देखो आपको ये ना पेमेंट साइड का जो है ना, उसे आपको खास से सारे पेमेंट्स को लाइन टू लाइन याद कर लेना है कि किसके बाद किसे पेमेंट करना है। ये सारे पॉइंट्स आपको लाइन टू लाइन याद होने चाहिए। ये आपने सही से कर लिया तो 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आपका गिन के ले लो, यानी कि 14 में से 14 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो लास्ट में ना हमारा टोटल सेम आ जाना चाहिए दोनों साइड, तो हमारा एग्जाम्पल सही है ऐसा हम मान लेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर बीच में कहीं पे गड़बड़ी किया होगा और लास्ट में फिर भी सेम आ जा रहा है तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बीच में कहीं पे गड़बड़ी किया है तो वहाँ से लेकर यहाँ तक सारा आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि वहाँ से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके लिए ये आपको प्रॉब्लम नहीं करना है, आपको लाइन टू लाइन ही पेमेंट करना है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना। और तो ये लेक्चर यहाँ पर पूरा होता है और हम सेकेंड लेक्चर से प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं उस वीडियो में। और वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।